हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एजी 509 का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 का वर्णन कीजिए। ठीक है, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 क्या है, उसका वर्णन करना है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। तो भारत सरकार ने द गजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 1 पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी नई दिल्ली। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा द गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 1 के द्वारा नई दिल्ली में मंगलवार 30 अक्टूबर 2001 को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को स्यूजेनेरिस प्रणाली अपनाते हुए लागू किया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह एग्जाम के लिए। तो भारत सरकार ने दी गजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 1 पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी नई दिल्ली के द्वारा मंगलवार 30 अक्टूबर 2001 को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को स्यूजेनेरिस प्रणाली को अपनाते हुए लागू किया। किस प्रणाली को अपनाते हुए लागू किया? स्यूजेनेरिस प्रणाली को अपनाते हुए लागू किया। तो यहां तक की बात आ गई कि यह कब लागू हुआ, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह 2001 में लागू किया गया था। कब? तो 30 अक्टूबर 2001 को। ठीक है, तो जैसा देखिए क्वेश्चन से आपको पता चला है पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, मतलब इसमें यही होगा कि पादप की जो किस्म है और कृषक का जो अधिकार है उसको संरक्षित करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो यही है पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो स्यूजेनेरिस प्रणाली को अपनाते हुए लागू किया गया। पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 किसान एवं पादप प्रजनकों को उनकी प्रजाति का मालिकाना हक स्वीकृत करता है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई किसान है या पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडर है, वह क्या करेगा, अपनी कोई नई वैरायटी लाएगा तो उसको उसका मालिकाना हक दिया जाएगा, उसको उसका ओनर बनाया जाएगा। तो यही इसका सबसे पहली बात है पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 का। ठीक है, तो पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 किसान एवं पादप प्रजनकों को उनकी प्रजाति का मालिकाना हक प्रदान करता है। ठीक है, भारत सरकार ने पादप किस्म, पादप प्रजनन तथा कृषि अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 2001 में पौधा किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया था। ठीक है, भारत सरकार, यदि आपसे एग्जाम पूछ दिया कि पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को किसने लागू किया था, तो भारत सरकार के द्वारा पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। इसको इसलिए लागू किया गया था क्योंकि कृषि अधिकारों की रक्षा की जा सके किसानों के लिए। ठीक है, यह अधिनियम पादप प्रजनकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के साथ साथ पादप सामग्री के संरक्षण, सुधार तथा नई पादप किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने वाले कृषकों को भी कई अधिकार और मान्यता प्रदान करता है। यह जो आप लोगों का पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, किसानों को कई सारे पावर देता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि पादप किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 किसान एवं पादप प्रजनकों को उनकी प्रजाति का मालिकाना हक प्रदान करता है। आगे देखते हैं आईपीआर। आईपीआर का मतलब क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार होता है जिसके अंतर्गत किसान या पादप प्रजनक को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के द्वारा पंजीकृत किस्म के उत्पादन की आयात, निर्यात, वितरण, बाजार व बेचने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और 100% मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आएगा। तो आईपीआर एक व्यक्तिगत अधिकार है जिसके अंतर्गत किसान या पादप प्रजनक को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के द्वारा पंजीकृत जो किस्म है उसके उत्पादन, जो पंजीकृत किस्म है ये उसका उत्पादन होगा तो उसके आयात का, निर्यात का, वितरण, बाजार में बेचने का अधिकार प्राप्त होता है। जो आईपीआर द्वारा प्रमाणित रहेगा उसको बोल रहा है। ठीक है, भारतीय कानून न केवल पौधों की नई किस्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1978 के अनुरूप है। भारतीय कानून जो है यह न केवल पौधे की नई किस्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1978 के अनुरूप है, बल्कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन
संस्थानों और किसान हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान भी है। ठीक है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन संस्थानों और किसान हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान भी है। ठीक है, यह कानून पादप प्रजनक गतिविधि में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता देता है। यह कानून पादप प्रजनन गतिविधि को वाणिज्यिक पादप प्रजनकों और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता देता है। यह जो कानून है यह पादप प्रजनन गतिविधि में वाणिज्यिक पादप प्रजनक और किसान दोनों के योगदान को मान्यता देता है और ट्रिप्स को इस तरह लागू करने का प्रावधान करता है जो निजी, सार्वजनिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ साथ संसाधन रहित सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक आर्थिक हितों का समर्थन करता हो। ठीक है, तो यही था आप लोगों का पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। ठीक है, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 जो कि मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। देखिए मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि देखिए पादप किस्म और जो कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसको भारत सरकार ने 30 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। इसको इसलिए लागू किया गया था कि जो भी किसान हो या प्लांट ब्रीडर हो उसको अपने पादप की किस्म का मालिकाना हक मिल सके। ठीक है, मुख्य रूप से इसीलिए इसको लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और कुछ लोग का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। मैं बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, तो एक ही चीज को 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे एक ही चीज को 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा कि इसमें क्या बोला गया है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ाई करिए। तो यूपीओबी क्या है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी है। तो यूपीओबी क्या है, तो यह भी एक प्रकार का राइट है किसानों के लिए। तो इसका पूरा नाम यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट है। ठीक है, यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स है यूपीओबी का पूरा नाम। यूपीओबी देखिए इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है, यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीओबी का पूरा नाम क्या है, तो यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट है। तो पौधे की नई किस्मों की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूपीओबी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यूपीओबी जो है यह पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संघ है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूपीओबी की स्थापना 1961 में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यूपीओबी की जो भी स्थापना है, यूपीओबी की स्थापना सन 1961 में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा की गई थी। यूपीओबी का उद्देश्य समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्म के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधों की विविधता संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना और बढ़ावा देना। ठीक है, तो यूपीओबी का जो उद्देश्य है यह समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्म के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधों की विविधता संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना और बढ़ावा देना है। तो मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया कि यूपीओबी जो इसका पूरा नाम है यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट है। यह पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा की गई। यूपीओबी का उद्देश्य समाज के लाभ के लिए पौधे की नई किस्म के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधे की विविधता संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है समाज के लाभ के लिए पौधों की जो भी नई किस्में है उसके विकास को और बढ़ावा देना। आगे देखते हैं इसी में, यूपीओबी कन्वेंशन सदस्यों को नए पौधे की किस्मों के प्रजनकों को आईपीआर ब्रीडर का अधिकार प्रदान करके पौधे के प्रजनन को प्रोत्साहित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यूपीओबी कन्वेंशन जो है यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट जो है यह कन्वेंशन सदस्यों को नए पौधे की किस्मों के प्रजनकों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ब्रीडर का अधिकार प्रदान करके पौधे के प्रजनन को प्रोत्साहित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब देखेंगे यूपीओबी का कार्य क्या है, यूपीओबी क्या करता क्या यूपीओबी। ठीक है, तो यूपीओबी का मिशन या उद्देश्य समाज के लाभ के लिए पौधे की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधों की विविधता संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना और बढ़ावा देना है। यूपीओबी कन्वेंशन के अनुसार
यूपीओबी के मुख्य उद्देश्य हैं। चलिए इनके उद्देश्य देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला इसका उद्देश्य पादप विविधता संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी आधार प्रदान करना और विकसित करना। दूसरा है कानून के विकास और प्रभावी पादप विविधता संरक्षण प्रणाली के कार्यान्वयन में राज्य और संगठनों की सहायता करना और पौधों की विविधता की यूपीओबी प्रणाली के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ को बढ़ाना। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। यूपीओबी देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ भी करवा दूं, अपने से मैं जो भी करवाता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ITP-GRFA। ITP-GRFA क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो इसका नाम आप लोग याद रख लीजिए, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। फिर से सुनिएगा, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इसका पूरा नाम है। तो ITP-GRFA का पूरा नाम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है। यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। ITP-GRFA एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को गारंटी देना। खाद्य सुरक्षा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जो भी पादप की वैरायटी है, जो भी पादप की किस्म है, उसको उसके जीन को संरक्षित रखना या उसके जेनेटिक संसाधनों को सहेज कर रखा जाए, जिससे क्या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी भोजन का उपभोग कर सके, ठीक है, क्योंकि वो भी भोजन को उपभोग कर सके। भी अभी आगे आप लोग देखिएगा। तो यह पौधे के आहार और कृषि के उद्यानों से संबंधित जेनेटिक संसाधनों को संरक्षित करने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। तो यह पौधे के आहार और कृषि के उद्यानों से संबंधित जेनेटिक संसाधनों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए सन 2004 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। इसको सन 2004 ईस्वी में बनाया गया है, याद रखिएगा। ITP-GRFA को सन 2004 ईस्वी में बनाया गया था। ITP-GRFA का पूरा नाम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है। यह पौधे के आहार और कृषि के उद्यानों से संबंधित, उद्यान मतलब कृषि के जो भी फसल हैं उनसे संबंधित जेनेटिक संसाधनों को संरक्षित करने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पौधों जैसे अनाज, सब्जी, फल के जेनेटिक संसाधनों को सहेज कर रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपभोग कर सकें। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यदि आपसे पूछ दिया ITP-GRFA का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जी, फल के जेनेटिक संसाधनों को इस प्रकार से सहेज कर रखा जाए ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी इसका उपभोग कर सके। यही ITP-GRFA का पूरा नाम है। ITP-GRFA का पूरा नाम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है, जिसे सन 2004 ईस्वी में बनाया गया था। यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य खाद्य सामग्री को सुरक्षा या गारंटी प्रदान करना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो ITP-GRFA जो है जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण और संबंधित जेनेटिक सूची देता है। तो समझौता ने उन पौधों के जेनेटिक संसाधनों की सूची बनाई जो खाद्य और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ITP-GRFA समझौता ने उन पौधे के जेनेटिक संसाधनों की सूची बनाई जो खाद्य और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है ताकि उनका उपयोग भविष्य में हो सके, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको जो भी वैरायटी है, जो भी पादप है, उनको सहेज कर रखा जाए ताकि भविष्य में उनको उपभोग किया जा सके। इस उद्देश्य से इस समझौता को किया गया था। दूसरा पॉइंट है सहायक उपाय। तो ITP-GRFA समझौता ने विभिन्न देशों को आपसी सहयोग करने के लिए उत्साहित किया। एक देश दूसरे देश से जेनेटिक संसाधनों की विनिमय कर सकता है ताकि उसे कृषि सेक्टर को सुधार करने में मदद मिल सके, ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि इस समझौता ने विभिन्न देशों के आपसी सहयोग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक देश दूसरे देश से जेनेटिक संसाधनों की विनिमय कर सकता है ताकि उसके कृषि सेक्टर में सुधार मिल सके। अगला गणतंत्र संगठन। गणतंत्र संगठन मतलब समझौता की रचना गणतंत्र संगठन के अंतर्गत हुई, जिसमें सदस्य देशों को एक साथ लाने का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगला अस्थायी समिति। तो इसमें अस्थायी समिति शामिल है जो समझौते के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करती है और सदस्य देशों के बीच समझौते की निगरानी करती है, ठीक है। ITP-GRFA एक महत्वपूर्ण साधन है जो विभिन्न देशों के बीच कृषि विकास और जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक है। यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में आहार सुरक्षा और जलवायु के
परिवर्तन के साथ सामंजस्य बना रह सके। ठीक है, तो यही था ITPGRFA, जिसका पूरा नाम था इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को गारंटी देना, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां भी इसका उपभोग कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 99.9% चांस इसका आने का। ठीक है, 99.9% चांस इसका एग्जाम में आने का, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछता है। और यदि FR नहीं पूछेगा तो PPB पूछेगा, PPB नहीं पूछेगा तो FR पूछेगा। तो PPB और FR एक्ट क्या है उसके बारे में पूछा है। तो PPB और FR एक्ट एक प्रकार का कानून है। PPB का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी और FR का पूरा नाम है फार्मर एक्ट। ठीक है, यह क्या, यह बीजों और किसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो PPB प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पादप किस्म अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, तो वही चीज यहाँ पर है। तो PPB एक्ट एक कृषि वनस्पति विविधता संरक्षण कानून है, जो भारत में 2001 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2001 में। यदि आपसे पूछ दिया PPB जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एक्ट, यह कब लागू हुआ था भारत में? तो 2001 में पारित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य बीजों और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। ठीक है, PPB का मुख्य उद्देश्य किसानों और बीजों की सुरक्षा करना है। इसके अंतर्गत वनस्पतियों की नई जातियों को पंजीकृत करने, उन्हें सुरक्षित करने, उनके उपयोग पर निगरानी रखने के लिए प्रणाली स्थापित की गई है। ठीक है, PPB के अंतर्गत वनस्पति की नई जातियों को पंजीकृत करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने और उनके उपयोग पर निगरानी रखने के लिए प्रणाली स्थापित की गई है। किसानों को उनके द्वारा उत्पन्न बीजों के अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, किसान जो है उनके द्वारा उत्पन्न बीजों के अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे अपनी खेती में न्याय संगति तरीके से लाभान्वित हो सके। ठीक है, ताकि वे अपनी खेती में लाभप्रद खेती कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अब FR एक्ट। यह था PPB एक्ट। ठीक है, PPB पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, जिसे 2001 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बीज और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। इसके अंतर्गत वनस्पति की नई जातियों को पंजीकृत करने, उन्हें सुरक्षा करने और उनमें उनके उपयोग को निगरानी रखने के लिए प्रणाली स्थापित की गई है। किसानों को उनके द्वारा उत्पन्न बीजों के अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, ताकि अपनी खेती में न्याय संगठित तरीके से लाभान्वित हो सके। अगला देखते हैं FR एक्ट, फार्मर राइट एक्ट। तो फार्मर राइट एक्ट भी भारत में कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक कानून है, जिसे PPB एक्ट के साथ मिलकर, जो PPP एक्ट के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, फार्मर राइट एक्ट जो है यह PPB एक्ट के साथ मिलकर काम करता है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके द्वारा प्रजनन किए जाने वाले बीजों और उनसे होने वाली लाभ की सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, FR एक्ट का उद्देश्य किसानों को उनके द्वारा प्रजनन किए जाने वाले बीजों और उससे होने वाली लाभ की सुरक्षा प्रदान करना है। यह किसानों को उनके द्वारा प्रजनन किए जाने वाले बीजों के विचार का हक प्रदान करता है, उन्हें बीजों को वाणिज्यिक उपयोग से लाभान्वित करने का अधिकार देता है और उन्हें बीजों में उचित मूल्य प्राप्त करने का भी अधिकार देता है। इन दो कानूनों का मिलकर उद्देश्य किसानों और बीजों के अधिकारों की सुरक्षा करना है, ताकि कृषि से जुड़े लोगों को न्याय संगति से लाभ हो सके और खाद्य सुरक्षा में मदद भी हो सके। तो यही था आप लोगों का 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी है। क्वेश्चन है पेटेंट क्या है। पेटेंट का नाम आप लोग सुने होंगे, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मर राइट IPR में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो पेटेंट एक स्वाधिकार है। क्या है? पेटेंट एक अधिकार है जो नए आविष्कार के लिए राज्य प्रदान करता है। ठीक है, पेटेंट एक प्रकार का अधिकार है जो जब हम कोई नया आविष्कार करते हैं तो उसके लिए राज्य हमें एक पेटेंट अधिकार देता है। आविष्कार की प्रथम पूर्ण एवं सही घोषणा करने के लिए राज्य निश्चित अवधि के लिए पेटेंट देता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए पेटेंट रहता है, तो एक कुछ समय के लिए पेटेंट दिया जाता है। राज्य सरकार को नए आविष्कार की जानकारी मिल जाती है, वह पेटेंट धारक को निश्चित अवधि के लिए एक अधिकार दे देता है। नया आविष्कार चाहे वह कोई भी उत्पाद हो या वह कोई भी नई प्रक्रिया हो, उसका पेटेंट हो सकता है। हर देश में पेटेंट कराने के मापदंड अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में सॉफ्टवेयर को पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, भारत देश जो हमारा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर को पेटेंट नहीं करवा सकते। किसी आविष्कार को पेटेंट योग्य सामग्री होने के लिए निम्नलिखित 4 मापदंड पूरी करने होते हैं, जिसमें पहला मापदंड है कि हमें जिस भी चीज का पेटेंट करवाना है वह नवीन होना चाहिए, नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नवीन होना चाहिए। दूसरा, इसका पेटेंट होने के लिए मापदंड यह है कि इसमें आविष्कारी चरण होना चाहिए। ठीक है, यह नॉन ओबियस होना चाहिए, मतलब कि इसका नया आविष्कार होना चाहिए, नहीं कि कोई पुराना है तो उसको हम लोग क्या करें, आविष्कार करें उसका। अगला पॉइंट है, इसकी उतनी क्षमता होनी चाहिए जिसका औद्योगिक अनुप्रयोग हो सके, मतलब व्यापारिक स्तर पे इसका क्षमता होनी चाहिए। अगला है, यह पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। यह पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।
ठीक है, तो यही था पेटेंट। मैंने उम्मीद करते हैं जो भी बताया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और आप लोग अच्छा अच्छा नंबर लाएं। धन्यवाद। जय हिंद।